नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लें जल्दी से कि अच्छे ऐसे में होना क्या चाहिए। पहली बात, वर्ड लिमिट को फॉलो करना चाहिए, आपकी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, आपका पर्सनल टच होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि एक बार लिख लिया और उसी को आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए। भारतीय महिलाओं की स्थिति विभिन्न युगों में, विभिन्न कालों में परिवर्तित होती रही है और परिवर्तन का ये जो ग्राफ है वो एक रेखीय नहीं रहा है, बल्कि इसमें आरोह अवरोह लगातार होते रहे हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं इस बात को। अगर हम पूर्व वैदिक युग की बात करें तो पूर्व वैदिक युग में मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, और वहाँ पर उस बड़ी संख्या में जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं स्त्रियों की, उससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम वैदिक युग की ओर जब बढ़ें तो वैदिक युग में सम्मानजनक स्थान था स्त्रियों का काफ़ी, और कई विदुषी नारियाँ हुई हैं उस समय, जैसे विश्वतारा, अपाला, घोषा, है ना, कई लोग हुए हैं। और सभा समितियों में वे भाग लेती थीं और उन्होंने कई ऋचाओं की भी रचना की है। ठीक है, उन्हें वेदों में कहा गया है, जैसे उषा के समान कई जो संबोधन दिए गए हैं वो उसमें कहा गया है, उषा के समान प्रकाशवती, है ना, यज्ञनीय, वीरांगना, वीर प्रसवा, विद्या अलंकृता, अन्नपूर्णा। ठीक है, बट इसके बावजूद जो प्री वैदिक युग था उसमें हमारा समाज घुमंतु समाज था, घुमक्कड़ समाज था, और धीरे धीरे ये सेटल होने लग गए, ग्रेन्स की अधिकता होने लग गई, सेटल होने लग गए, परिवार संस्था अस्तित्व में आने लग गई, धीरे 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 उत्तराधिकार की भावना आने लग गई। और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली गई वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई। ठीक है, वेदों के मंत्रों में भी जब कबायली सिस्टम में भी एक दूसरे पे आक्रमण होते थे कबीले पे, तो मंत्रों में कहा गया है, वेदों में उनमें 100 पुत्रों की कामना की गई है, 100 पुत्रियों की नहीं। किसी एक और जगह पुत्रों को सुख का कारक और पुत्रियों को दुख का कारक माना गया है। पुत्रों को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारक माना गया है। ये अत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, शिक्षा में कमी आई, अल्पायु विवाह होने लग गए और उन पर पाबंदियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली गई, है ना। अपवाद सब जगह हैं, लेकिन स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। जैसे हम गार्गी याज्ञवल्क्य का अगर हम एग्जाम्पल लें तो दोनों के बीच में जब वाद विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि भाई गार्गी को कि भैया चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, जैसे आजकल कहते हैं ना, वैसे उस समय कहा भैया चुप हो जाओ वरना सर फोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ठीक है, तो ये सब था। अगर हम और आगे बढ़ें तो उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे स्त्रियों के सम्मान में अपेक्षाकृत कमी आई। उनका अब देवी से जो स्थान था वो नीचे की ओर आ गया। ठीक है, जो देवियाँ थी अदिति और जो वगैरह, उनका महत्व कम हो गया और पुरुष देवताओं का महत्व बढ़ गया। स्त्री अब देवी के रूप से उतरकर सहधर्मिणी के रूप में आ गई, है ना। राम जी जब करते हैं अश्वमेध यज्ञ तो सीता की अनुपस्थिति में उनकी मूर्ति बिठाकर साथ में यज्ञ करते हैं, मतलब धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक थी। ठीक है, अब मनुस्मृति में कहते हैं भी यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये भी लिखा हुआ है भाई कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो वहीं मनुस्मृति में कहा है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्र रक्षति वार्धक्ये, न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति। मतलब बचपन में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में बेटा रक्षा करता है, और स्त्री स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, देवदासी प्रथा आगे होने लग गई। आगे विदुषी लोग हमेशा रही हैं, मतलब हर काल में रही हैं। जैसे शंकराचार्य मंडन मिश्र का आता है, इनका शास्त्रार्थ होता है और इसमें मंडन मिश्र आ जाते हैं। तो फिर मंडन मिश्र की जो पत्नी रहती हैं भारती, वो स्वयं बहुत विदुषी रहती हैं, वो इनको चुनौती देती हैं और इनको हरा देती हैं शंकराचार्य जी को। ठीक है,
तो विद्वान सभी जगह मौजूद थी, पर जो आम महिला थी उसका स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अब मौर्य युग, गुप्त युग में जैसे जैसे धन का प्रवाह बढ़ा, वैसे वैसे जो धन आवश्यक बुराइयां लेके आता है, जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह, ये सब भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है। फिर अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें, तो भक्ति आंदोलन ने भी सभी की समानता पर बल दिया, स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिया। वे स्वयं गृहस्थ थे, लेकिन इस समय भी मीराबाई थी, है ना। मीरा ने राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया। मतलब भक्ति को भी प्राप्त करने के लिए उन्हें असंख्य कष्ट सहन करने पड़े, विष तुल्य कष्ट सहन करने पड़े, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई, तुलसीदास जी की एक फेमस चौपाई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। हम ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, 5 चीज़ों को ताड़न के अधिकारी हैं। इसका विरोध हुआ, नहीं भाई ऐसे नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने बोला ढोल एक, गंवार शूद्र एक और पशु नारी तीसरा, ये तीनों ताड़न के अधिकारी। मतलब ढोल तो है ही, चलो, है ना, गंवार शूद्र और पशु नारी। तो भाई पशु सभी हैं, पुरुष भी हैं, है ना, और गंवार भी सभी हैं, तो शूद्र और नारी को अलग से रेखांकित क्यों किया गया? तो कहीं ना कहीं जो था, मनोस्थिति जो होती है, वो हम पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते जो लिखा हुआ है, पर कहीं ना कहीं वो मनोस्थिति जो होती है वो हमारे लेखन में, कविताओं में दिखती है। अब आगे हिंदू धर्म की ही जटिलताओं के विरोध में बौद्ध और सिख धर्म का उदय हुआ। तो इन दोनों ने स्त्रियों की समानता पर बल दिया। बौद्धों ने तो संघों में प्रवेश दिया, है ना। सिखों ने भी समितियों में सदस्य बनाए गए, शब्द गायन कीर्तन में भी नेतृत्व का अधिकार मिला, तो सिखों में भी मिला। अच्छा, सती प्रथा, संगम साहित्य की अगर बात करें तो संगम साहित्य में भी किसी महिला शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, ये बात, राजा की सुरक्षा में जो शस्त्र युक्त थी, स्त्रियों का उल्लेख ज़रूर मिलता है। ठीक है। अच्छा, तमाम विधवा विवाह अब जो थे वो अमान्य थे, और लेकिन सती प्रथा अभी भी प्रचलन में नहीं थी, है ना। लेकिन वो भी धीरे धीरे पहले राजघरानों में, फिर उच्च घरानों में, और फिर धीरे धीरे इसका आगे के वर्षों में मुगल काल आने पर सामान्य लोगों में प्रचलित होती है। 150 ईस्वी में आता है, संगम साहित्य में है कि जब चेर और चोल राजाओं 150 ईस्वी में संघर्ष होता है और दोनों राजा मर जाते हैं, तब उनकी दोनों की पत्नियां जो हैं वो सती हो जाती हैं। पर सती प्रथा अनिवार्य नहीं थी। अलबरूनी जब बताते हैं बाद में, तब भी वो बताते हैं कि राजघराने में ही होते थे, आम जनता के बीच में नहीं हुआ करता था। अब 11वीं से 19वीं सदी के बीच में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो दयनीय होती गई। बाह्य आक्रमण ने इनकी स्थिति को कमज़ोर कर दिया। तो उनसे बचाने के लिए जौहर प्रथा, पर्दा प्रथा, जबरन सती प्रथा, अनिवार्य सती प्रथा, ये सब कुरीतियाँ का प्रवेश हुआ, और साथ ही वो जो बाल विवाह था या शिक्षा का अभाव था, ये सब चीज़ें और भी कम होती चली गई। विधवा विवाह, मतलब विधवाओं की स्थिति और ख़राब होती चली गई, है ना। लेकिन अगर हम उस काल में भी देखें तो उस काल में भी ऐसे कई स्त्री हम उदाहरण देख सकते हैं जो शक्ति का स्तंभ साबित हुई। जैसे चांद बीबी थी जिन्होंने अहमदनगर में शासन किया, रजिया सुल्तान ने दिल्ली में शासन किया, है ना। नूरजहाँ अप्रत्यक्ष तौर पे शासन किया। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर में कई वर्षों तक शासन किया, है ना। दुर्गावती ने गोंड राज्य में 15 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद फिर वो अकबर के सेनापति से पराजित हुई। अब उसके बाद आता है पुनर्जागरण काल। इसमें हम बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया है, लेकिन हम जो कुछ सबका नहीं ले सकते, इसलिए हम कुछ लोगों का ले रहे हैं। इसमें राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अनथक संघर्ष किया, और उनके ही प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के विरोध में अंग्रेजों ने कानून बनाया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में बहुत
काम किया और उनके ही प्रयासों से, उनके और अन्य लोगों के सम्मिलित प्रयासों से 1856 में विधवा विवाह का कानून बना। इसके अलावा ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में बहुत ज़्यादा काम किया, है ना। अंग्रेजों के आने के बाद वैसे भी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, प्रिंट मीडिया का प्रसार हुआ, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, देश विदेश में आना जाना बढ़ा और उससे कहीं ना कहीं उदारता तो आई। आम भारतीय महिलाओं में नहीं भी आई तो भी उच्च वर्ग की महिलाओं में तो आई ही, है ना। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता का किया प्रचार के साथ साथ उन्होंने महिलाओं की भी समानता की बात की। जो उनका हिंसा आंदोलन था उसमें महिलाओं ने खुलकर भाग लिया, ठीक है। और लेकिन उस समय में भी स्त्रियों के संबंध में कई कानून वगैरह भी बने, पक्ष में कई कानून बने और लेकिन उस समाज में भी अगर हम देखें, अगर हम उदाहरण देखें, अगर हम कस्तूरबा गांधी की जीवनी पढ़ें तो जो उनका संघर्ष था कहीं ना कहीं उनकी महत्व, उनके निर्णयों का निर्णय जो था अभी भी पुरुष ही लेता था। तो अगर हम उनको देखें या फिर अभी हाल में ही कादम्बरी देवी का सुसाइड नोट आया, एक बुक आई है रंजत बंदोपाध्याय की और इसका अनुवाद किया शुभ्रा उपाध्याय ने 2022 में हुआ है। तो ये जो थी ये देवेंद्रनाथ टैगोर की क्या बोलते हैं बहू थी। देवेंद्रनाथ टैगोर एक महान विचारक, समाज सुधारक, कलकत्ता के भद्र समाज के रत्न थे, लेकिन और रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भाभी थी। पर जो परिस्थितियाँ हमें बताती हैं उन परिस्थितियों में ये समझ में आता है कि भाई उच्च वर्ग की भी महिलाएं घुटन की इस हद तक शिकार थी कि कहीं ना कहीं गलत था। ऐसे ही अगर हम जिन्ना की लव स्टोरी देखें, जिन्ना की जो है कि कैसे और अंत में उन्होंने, उनकी जो पत्नी है वो उनकी डेथ को प्राप्त होती है, अगर उनकी भी हम जीवनी पढ़ें तो कहीं ना कहीं स्थिति कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, पिक्चर बहुत खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। अब आज़ादी में संघर्ष में योगदान दिया और हमें बहुत अनथक प्रयासों के बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। अच्छा, इसके पहले एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में पहले भी रहा है और आज भी रहा है कि कहीं ना कहीं दो पक्ष, मतलब दो अलग अलग कानून रहे हैं, अपने लिए और दूसरे के लिए, है ना। अब गांधी जी ने जिस ब्रह्मचर्य सिद्धांत का पालन परीक्षण करने के लिए जो 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 एक्सपेरिमेंट किए, क्या वही एक्सपेरिमेंट अगर कस्तूरबा करती तो वो उन्हें करने देते? आप खुद इमेजिन कर सकते हो। खैर, आज़ादी मिली, आज़ादी में संघर्ष में कई लोगों का योगदान था और उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए कहा गया। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि विपक्ष सभी समान हैं, ठीक है। कई जगह पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया, जैसे दलितों वगैरह को प्रदान किया गया था वैसे महिलाओं को प्रदान किया गया। पंचायतों में 30% रिजर्वेशन हुआ, पंचायतों में रिजर्वेशन हुआ। बहुत सी जगहों पे हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में रिजर्वेशन है। उनके लिए कई फाइनेंसिंग की स्कीम चलाई गई, स्वयं सहायता समूह बनाकर, और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत थी, वह है कि भाई शिक्षा स्त्री के मुक्ति का द्वार खोलती है, स्त्री या किसी के भी, ठीक है। तो सिर्फ शिक्षा नहीं खोलती, शिक्षा के साथ चरित्र या कह शिक्षा के साथ अर्थ जो अर्थ है वो स्त्री के मुक्ति के द्वार खोलती है। तो जब स्वावलंबी हुई वो, तो अपने आप ही उनके परिवेश में, उनके घरों में, हम आनंद का भी उदाहरण ले सकते हैं गुजरात में जो अमूल का है, अपने आप ही उनके घरों में एक सिस्टम, नया सिस्टम पैदा होगा, ठीक है। चूँकि जब अब युवतियाँ, लड़कियाँ, औरतें बाहर निकलना शुरू हुई तो उनके साथ यौन व्यवहार की भी संभावनाएं थी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो उसके बचाव के लिए 2013 में अधिनियम लाया गया, कानून बनाया गया, है ना। उनके लिए फ्री वर्कशॉप भी किए गए। तो
काम कई किए गए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अगर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम शाहबानो केस को नहीं भूल सकते, है ना। वो शाहबानो केस में वकील साहब ने अपनी 60 वर्षीय पत्नी को 5 बच्चों के साथ तलाक दे दिया, ठीक। और जब वो कोर्ट गई और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 180 रुपये केवल मंथली देने का निर्णय लिया कि जो पति हैं वो पत्नी को देंगे, शाहबानों को देंगे। तो इसके विरोध में सारी मुस्लिम जमात इकट्ठी हो गई और राजनीति के तुष्टीकरण का गेम भी प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ गया। संसद में उस समय राजीव गांधी का शासन था और कानून बनाकर उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया गया। तो ये सब है। अब अगर हम आज की बात करें तो डेफिनेटली आज का जो परिदृश्य है काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी सकारात्मक है। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति हैं श्री द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी उड़ीसा के एक छोटे से प्लेस से आती हैं और उन्होंने इस जगह पर, गरिमामयी जगह पर गरिमामयी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा टेसी थॉमस हैं जो इनको मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अवनी चतुर्वेदी है जो MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला बनी। अदिति अशोक हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए अननोन फील्ड जो था स्पोर्ट्स में, गोल्फ में उन्होंने प्रवेश किया। सुषमा स्वराज हैं जिनकी वाक चातुर्य के सभी कायल हैं। इंदिरा गांधी को हम नहीं भूल सकते। खालिस्तान आंदोलन के समय और 1971 में उन्होंने जिस दृढ़ता का परिचय दिया वो अतुलनीय था। अब तो इतना परिवर्तन आ गया है कि भाई MBA और IIT से किए हुए लोग सरपंच बन रहे हैं और अपने अपने गांव के परिदृश्य का चेंज कर रहे हैं, परिदृश्य को परिवर्तित कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा कि भाई IIT कपूल थे, उन्होंने उज्जैन के पास एक होम स्टे गोबर का से बना हुआ एक सस्टेनेबल मॉडल बना रहे हैं। मतलब इतना निर्णय ले लेने की शक्ति जो है ना, ये उनको अर्थोपार्जन ने दी है। जो धन वो कमा रही हैं उससे उनको बाकी स्वतंत्रताएं मिल रही हैं। इसके अलावा स्त्रियों को पीछे खींचने की, धकेलने की हमेशा समय समय पे कोशिशें जारी रही हैं कि जैसे अभी ईरान में, आप लोगों ने सुना होगा, ईरान में अभी हिजाब हटाने के लिए आंदोलन हो रहा है और वहाँ लोग मर रहे हैं। और हमारे यहाँ कर्नाटक में जो हिजाब विवाद हुआ था और जिसका पूरे देश में हुआ था कि भाई हिजाब पहन के हम तो जाएंगे सब जगह। तो कहीं ना कहीं अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, शायद माइंडसेट चेंज करना बाकी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है ना। अभी भी महिला प्रतिनिधियों के क्षेत्र में अभी भारत का स्थान बहुत कम है। 193 देशों में भारत का स्थान है 148, ठीक है। लेकिन फिर भी बदलाव की बयार जारी है। BCCI ने अभी नया ये घोषित किया है कि भाई अब महिलाओं को भी पुरुषों के समान फीस मिलेगी। बहुत बड़ा कदम है, आगे बहुत लंबा इसका असर पड़ेगा। अभी फाल्गुनी नायर, अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो फाल्गुनी नायर हैं जो 2022 की रिचेस्ट सेल्फ मेड अरबपति बनी है ना। 21वीं सदी में अब भ्रूण हत्या में भी कमी आई है। लोग बेटे और बेटी में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, फ़र्क आया है। और इनफैक्ट बेटी को भी बेटे के समान पाल पोस रहे हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और बेटियां भी बेटों के बराबर अपने माँ बाप का कर रही हैं, है ना। और कहीं कहीं इसका दुरुपयोग भी हो रहा है इस चीज़ का। जो बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है उसका कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है। पर वही है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और हम इस प्रतिक्रिया को जितना सीमित रखेंगे, जितना कंट्रोल में रखेंगे, हाँ, स्त्रियों के लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है। लास्ट में करूँगी एक विवेकानंद जी के कोट से कि भाई किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम मानक होता है, थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना है कि जहाँ भी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सके। हमें नारी शक्ति के उद्धारक नहीं वरन सहायक बनना है। धन्यवाद। अगर आपको
ये पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर। मैं पहली बार मैंने इस बार मैं PDF बना के बिना PDF बनाए मैंने किया है, क्योंकि PDF बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होता था। कोशिश की या नहीं मैंने भी, देखते हैं आपको पसंद आता है क्या। चलिए, नमस्कार।